अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। जी, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, यानी बजट 2025-26 आज कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने पेश कर दिया है। 17,573 अरब रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें महंगी, कौन सी सस्ती हुई हैं, किन शोबजात पर टैक्स लगाया गया है, कहाँ सब्सिडी दी गई है, मईशत की बेसिक रिफॉर्म्स हुई हैं या नहीं हुई, इस बजट के बाद क्या महंगाई में इजाफ़ा होगा, गुर्बत में इजाफ़ा होगा या कमी आएगी। हुकूमत के दावे अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मईशत की बेसिक पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, बजट पर बात करेंगे कि जनाब कौन सी चीज़ें हैं जिस पर ज़रूर बस ज़रूर दिया जाना चाहिए था रिलीफ लेकिन नहीं मिला, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर रिलीफ दे दिया गया है जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, या सिर्फ अल्फाज का घोर धंधा है जो 2024-25 का बजट था उसी को थोड़ा आगे पीछे करके बता दिया गया है, या वाकई आवाम का इस बार बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। इस पर हम बात करेंगे, बजट स्पीच के हवाले से हम बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि अपोजिशन ने शोर शराबा किया लेकिन उसके दौरान बजट स्पीच जारी रखी और बजट पेश कर दिया गया। अब ज़ाहिर असम्बली का इजलास होगा और तमाम चीज़ों पर बहस भी होगी और फिर आखिर में जाकर बजट मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। और अब ये मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल बहुत अहम होगा। उस पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ कर सकती है, किन चीज़ों को गेम चेंजर कहा गया है। इसी बजट के हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैर साहब, सीनियर तजज़ेकार हैं, दानिशा ने बहुत शुक्रिया, अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब तजज़ेकार, आपका बहुत शुक्रिया। सर, बजट पेश कर दिया गया, 17,573 अरब रुपये का तखमीना लगाया गया है मौजूदा बजट का, और इस मुकम्मल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या लगता है आपको कैसा बजट था, क्योंकि सबसे बुनियादी सवाल हमेशा ये पूछा जाता है क्या ये बजट आवाम दोस्त है भी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब आप IMF के साथ होते हैं तो कोई बजट भी आवाम दोस्त हो सकता ही नहीं, बहुत मुश्किल है ये दो बातें एक साथ चलना। अभी आप IMF प्रोग्राम में हैं और उसमें आवाम दोस्त बजट तो ये मैं नहीं देख रहा कि इसमें कोई आवाम दोस्त बजट बात है। हाँ, आगे जाके जिस वक्त मंजूर होगा, अभी तो ये तजावीज़ पेश की गई हैं, इस पर बहस होगी, हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ पार्टियां इसको उसमें तरमीम करवा लें और अपनी तजावीज़ दें और तजावीज़ को मान लिया जाए तो बात अलग है। लेकिन हाँ, एक मुश्किल बजट है, कहा गया था कि 2-3 मुश्किल बजट से गुजरना पड़ेगा कौम को, तो ये उसमें से एक मुश्किल बजट है। इसमें जो मेन चीज़ें, मतलब कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें, बजट से पहले एक न्यूज़ गुजरी मुझे, उसका जिक्र करना सबसे ज़रूरी है, जिसमें स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में होशरबा इजाफा किया गया 600%। ये एक बड़ी हैरान कुन बात थी। उन लोगों की तनख्वाह में इजाफा किया गया है जिनको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की, ऑलरेडी वो बहुत बड़े लोग हैं और हर चीज़ फ्री है उनकी, पेट्रोल उनका फ्री, बिजली के पता नहीं कितने हज़ार यूनिट उनकी फ्री है, गैस फ्री है, ट्रैवलिंग फ्री है, नौकर चाकर हर चीज़ फ्री है, फिर भी तनख्वाह और उस पर भी इजाफा। वो सर आवाम की खिदमत कर रहे हैं ना, इसलिए वो उनकी खिदमत। और साथ साथ जो मजदूरों की तनख्वाह जो 38,000 थी पिछले साल, उसको ही बरकरार रखा गया। मजदूर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन 7%, और उसमें भी कहा गया है कि जी वो शरीक हयात 10 साल तक ही ले सकेगी पैसे। अगर शरीक हयात कोई मर गया तो उसके साथ उसको भी सती हो जाना चाहिए 10 साल बाद। तो मतलब ये चीज़ें हैं और कोई एक अच्छी चीज़ बड़ी मुश्किल से ढूंढने में मिली है, अल्लाह करे इस पर अमल हो जाए, कि 3,90,000 नॉन फाइलर वो पॉइंट आउट किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स जिनको देना चाहिए और वो छुप के बैठे हैं कोने में और वो टैक्स नहीं दे रहे। इतनी उसके बाद अब उसके अकाउंट फौरी तौर पे मुंजमद करने चाहिए, उनके सर इसको आप अच्छा समझ रहे हैं, ID कार्ड ब्लॉक करने चाहिए ताकि उनसे टैक्स दिया जाए ना। लोग इस मुल्क में रहते हैं और फाइलर की तादाद 37 लाख हुकूमत कहती है, सिर्फ 37 लाख 25 करोड़ आवाम में, और उन फाइलर में से बहुत आधे वो हैं जो सिर्फ नाम के फाइलर बने हुए हैं और वो दे रहे कुछ नहीं है। वो 10,000 दे दिए तो भी फाइलर हैं, 50,000 दे दिए तो भी फाइलर हैं, जबकि उनको लाखों का टैक्स देना चाहिए। और 3,90,000 तो वो हैं जो फाइलर ही नहीं है, और वो पॉइंट आउट किया उनके बैंक अकाउंट से, उनकी गाड़ियाँ जो उन चीज़ें उनके नाम ID कार्ड नादरा से मिला है उस पर है। अगर उसको ये फ़ौरन ये 3,90,000 को करके इनको ले आए उसमें, तो
तो ये भी एक बड़ी एक अच्छी चीज़ होगी। अच्छा, मैं इस ओवरऑल चूँकि बात कर रहे हैं, फिर हम आ जाएंगे उन चीज़ों पर जो महंगी की गई हैं या सस्ती की गई हैं। अनिस मंसूर साहब, पहले ओवरऑल तजिया दे दीजिए। ये बजट 2025-26 17,573 रुपये का जो पेश किया गया है, मजमूई तौर पे आपसे पूछूं, अच्छा है, बुरा है, नॉर्मल है, पिछले बजट जैसा ही है, आवाम के लिए बहुत कुछ है, नहीं है? आवाम के लिए तो कुछ नहीं है अली। अगर आप इसमें देखिए कि जो सबसे अहम चीज़ें, जो आवाम की बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें, उन सब पर टैक्स लग चुका है। देखिए, यहाँ पर इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला बिजली का है, और बिजली में आप ये देखिए कि उन्होंने जो लोग सोलर की तरफ जा रहे थे, सोलर के रेट्स बढ़ा दिए उन्होंने, और सोलर पर तरगीब टैक्स दी पहले उन्होंने, सोलर लगाइए, हम आपसे बिजली खरीद लेंगे 29 रुपये, और अब 10 रुपये पे बात पहुँच गई। और अब सोलर पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, भारी भरकम टैक्स लगा दिया। दूसरी आप ये चीज़ देखिए, जो पानी की मिनरल वाटर बोतल है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। आप जरूरी आइसक्रीम गरीब बेचारा ले ही जाता था बच्चों को, आइसक्रीम पर, मशरूबात पर, उस पर टैक्स लगा दिया। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इन्होंने तजवीज़ ये दी है कि खुद कह रहे हैं कि यार लोग ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट्स करें ताकि उनके पास एक डेटा रहे। अब ये कर दिया है कि जो ऑनलाइन पेमेंट है, सही है, उस पर 2% टैक्स लगाने की बात हो रही है। यानी कि ऑनलाइन आप जो भी खरीदारी करेंगे, पेट्रोल भरवाने अगर आम शहरी जाएगा तो अगर वो कार्ड से लेगा तो ठीक है, वरना उस पर भी फिर आप ये देखें ना, कैश ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन आप वहाँ पर 2% आप टैक्स ले रहे हैं। फिर आप एक अजीब सी चीज़ देखिए कि आपने जो 20 करोड़ से 50 करोड़ की आमदन वाले लोग हैं, आपने सुपर टैक्स को कम कर दिया, 0.5 पे आ गए। मतलब 0.5 कम कर दिया, मतलब कम कर दिया ना। आप ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, कमाता रहे। कम वाले से पूछा जा रहा है आय कहाँ से? अच्छा, आय कहाँ से? और दूसरा सबसे बड़ा मसला क्या है कि जो बरह रास्त टैक्स है वो बढ़ा रहे हैं। यानी कि आप पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, आप जो है वो तमाम उन चीज़ों पर बिलवास्ता जो टैक्सेस आपकी मद में आ जाते हैं उन सब को आप बढ़ा रहे हैं, आप ऑनलाइन पर बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप छूट किसको दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया है कि आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी पर जो दूसरे स्पेल के लोग हैं और तीसरे वाले को आपने छूट दे रहे हैं, यानी कि 4 से आप उसको 3 पर ला रहे हैं और 3 वाले को आप 1.5 पर लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो बड़े घरों वाले हैं उनको आप छूट दे रहे हैं कि जनाब उनको आप विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो आप उनको छूट दे रहे हैं। लेकिन जो गरीब छोटे मकानात लेता है उनके लिए 120 गज वाले के लिए आप रियायत नहीं दे रहे, आप 30 बड़े स्लैब्स को दे रहे हैं। आपने ये जो पूरा अब बजट को ऊपर से लेकर नीचे तक उठाकर देखिए, आपको ये गरीब परवर बजट नहीं मिलेगा। आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया, लेकिन आपने बुनियादी पे स्केल जो है वो 38 उसको वहीं पे रखा हुआ है। आपको खुद इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक, जो इक्तिसादी सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक हुकूमत ये दावा कर रही है कि 44.7% लोग गुर्बत की शरह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। की रिपोर्ट भी है, सही ना। अब 44.7% तो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है ना, इसका मतलब 50% से ज़्यादा। और आप ये देखिए कि ये 50% से ज़्यादा लोग हैं, उसमें आपका 12.5 करोड़ की आबादी को आप कोई रिलीफ नहीं दे रहे। ना आप उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, ना आप उनको बुनियादी सहूलियात फराम कर रहे हैं, ना आप उनको कोई चीज़ फराम कर रहे हैं। और जो अब चंद हज़ार ख़ानदान हैं उनको आप कह रहे हैं आप टैक्स भी नहीं दो, हम आपका टैक्स भी ख़त्म कर रहे हैं, हम आपको सुपर टैक्स कीमत में भी ख़त्म कर रहे हैं। जो बड़े घर आप लोगे अपने आरामदेह ज़िंदगी के लिए, उस पर भी हम आपको टैक्स की छूट दे रहे हैं। करना क्या चाह रही है हुकूमत? अच्छा, एक तरफ ये कह रही है कि हम आईटी इंडस्ट्री के जरिए जो है वो 25 करोड़ तक अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ आप जो है वो आईटी कंपनीज या जितनी भी है उनको आप जो है वो ज़्यादा आप ख़राब करने की कोशिश पर तुले में। अब मतलब एक तरफ हुकूमत का दावा कुछ और नज़र आता है, दूसरी तरफ कुछ और नज़र आ रहा है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग मौजूद हैं उनकी तनख्वाह में मज़ीद इजाफा कर दिया जाए, और जो बड़े लोग हैं उनको आसानी दे दी जाए, जो छोटे लोग हैं उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। जनाब, बजट खसारे का बजट हर साल होता ही है, इस साल भी 6,501 अरब खसारे का बजट है ये। और इसमें बड़ी अहम चीज़, 2-3 चीज़ें जिस तरह बात की इन्होंने, एक तो सोलर पैनल अब भारी टैक्स आयद कर दिया। अच्छा, पावर सेक्टर में और जो बुनियादी और गहरी इस्लाहात लाना थी वो नहीं लाए। फिर निजकारी से वो कह रहे हैं 87 अरब रुपए हासिल करने का भी हदफ है हमारा। तो इस पर ज़ुबैरी साहब, निजकारी ज़ाहिर है जब आप कहते हैं हमसे इदारे चल नहीं रहे, नुकसान में जा रहे हैं, तब की जाती है। इन जितने ये सियासतदान हैं इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ, मिल्स तो हमेशा फ़ायदे में होती, नुकसान में नहीं होती। कि मेरे कौम के लोगों के टैक्सेस से जो इदारे चलते हैं पलते हैं वो क्यों नुकसान में रहते हैं? देखिए, आप दुनिया भर की जो जमहूरियाँ हैं उनमें देखें, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पार्लियामेंटर्स होते हैं, वो साथ में बिजनेस नहीं कर सकते, कोई और जॉब भी नहीं कर सकते। यहाँ पर उल्टा है,
यहाँ पे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कुछ ही करते हैं, किसी ना किसी तरीके की बात बिलवास्ता सियासत कर रहे हो। वास्ता सियासत करके पार्लियामेंट में या सेनेट में वहाँ पहुँचे और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। यानीस भाई ने सही कहा बिल्कुल कि ये एक बहुत अमीरों का बजट लग रहा है, गरीबों का इस बजट में कुछ भी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा और खून उनका चूसा गया है कि भाई ये थोड़ा सा और निकालो इनसे, और निकाल के इनसे जो है वो खसारा पूरा किया जाए। तो इस बजट में जो है ना, मुझे लगता है बहुत बहुत काम करने की ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टियों को कि इसमें ऐसी तजावीज़ दें कि कम से कम जो सरकारी मुलाजमीन हैं, छोटे ग्रेड के हैं, उनकी तो 16 ग्रेड से नीचे की तो 50% कम से कम बढ़नी चाहिए, 16 ग्रेड से ऊपर की 12-40%। अच्छा, ये जो बात आपने की सर, इसमें मैं चाहूँगा थोड़ा इस पर भी बात करें, जहाँ हमने सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं। सोलर पैनल की शायद इंपोर्ट पे ड्यूटी ऐड की गई है, जो मुकामी तौर पर बन रहे हैं उसमें तो नहीं। मकामी तौर पर बन नहीं कर रहे नहीं, मकान बाहर से आता है ना सर। अब शायद बनने शुरू हो गए। नहीं इम्पोर्ट सर, अच्छा नहीं, मैं चलिए इस पर आगे चलते हैं ना। गाड़ियाँ, पेट्रोलियम मसनूआत, मशरूबात, मिनरल वाटर महंगा कर दिया गया। देखिए ये पानी पे तो बहुत ही जुल्म है। पहले ही पानी कम से कम शहरों में, कराची शहर की मैं बात करूँगा तो पहले ही पानी दस्तयाब नहीं है यार। पीने का पानी दस्तयाब है, ये टैंकरों में है, वो बहुत महंगा है। अभी फिर एक पाइपलाइन बढ़ गई, फिर डबल हो जाएगा जामा कराची। हाँ, वो भी बात करेंगे, लेकिन नहीं, बात साथ में कर लें। इस पार्टी की हुकूमत है, ये हर 2 हफ्ते बाद ये पाइपलाइन वहीं से क्यों फटती है? बढ़ जाती है। अभी ईद पे 17,000 रुपये का मैंने टैंकर डलाया, तो बाकी के लोगों को भी क्या हाल हो रहा होगा, किस तरीके से कर रहे होंगे। पानी पे भी टैक्स लगा दिया यार, मतलब ये तो एक तंजिया। लोग कहते हैं पानी पे भी टैक्स लगाओगे क्या? अब खाली हवा पे रह गया, क्या पता किसी दिन ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा दें। तो ये इसमें और पेंशनों के साथ जो किया गया है यार, उनसे एक तरीके से जीने का हक छीन रहे हैं कि अगर पार्टनर मर जाए तो 10 साल के बाद 10 साल ज़िंदगी है आपकी, कोई जल्दी मर जाए तो ये इसमें ये सब चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 50,000 करनी चाहिए। और ज़ाहिर है ना, अपनी देखो ना यार, MPA, MNA, मिनिस्टर सैकड़ों % बढ़ा चुके हैं अपनी। अच्छा, ऑनलाइन उनको बहुत वो महंगाई उनको ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया की फरोख्त पर भी 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ पूरी दुनिया में फ्री है, पूरी दुनिया में। वो कहते हैं ताकि ये इससे इकनॉमी जो है, कैश इकनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, टैक्स आएगा। आप जो है जो भी ख़रीदारी करें कार्ड से करें, रसीद लें, ऑनलाइन करें, इससे टाइम भी बचेगा। और अच्छा, एक और सर इस पे भी टैक्स लगा के लोगों को वो ब्लैक काम करने की सर एक और बड़ी अहम चीज़ कि 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट की तजवीज़ तो दी गई है। साथ ही बड़ी अहम चीज़ है कि इस्लामाबाद में जायदाद ख़रीदारी पर स्टैम्प पेपर्स ड्यूटी जो कि 4% हुआ करती थी, कम करके 1% करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद सिर्फ क्यों? ये देखें, ये तो पूरे मुल्क में होना चाहिए। और ख़ास तौर से कराची में देखें, जो बिल्डर्स हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं, उन पे इतनी चीज़ें लगी हुई हैं, उनको रिलैक्स दें। उनसे तकरीबन 40 से 50 इंडस्ट्री चलती हैं बिल्डर्स की तामीरात से ना, आपने उनके लिए इसमें क्या रखा है? और ये जो एकदम घर बिकने से रुकने गए थे और इतनी ज़्यादा इसमें डीप आया था, वो यही आया था कि इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाते थे घर खरीदने बेचने में। आदमी क्या खरीदेगा, क्या बेचेगा, और कौन देगा? वो बाहर लेगा या वो लेगा, सब बहुत परेशानियाँ थी। ये कम करना चाहिए और कम करना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, कलेक्शन बढ़ेगा। मकसद अगर 1000 घर बिक रहे हैं तो 2000 बिकेंगे, लेकिन आप उसकी परसेंटेज कम कर देंगे ना तो इनकम आपकी फिर भी ज़्यादा ही होगी। पता नहीं सिंपल बात क्यों नहीं समझ में आती इन लोगों को। अनिस मंसूरी साहब, पेट्रोल डीजल फर्नेस ऑयल, इस पर 2.5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी। सर, फ़ी लीटर 2.5 रुपये बढ़ा दिए लेवी उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये चूँकि पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस में कार्बन लेवी लफ्ज़ का इजाफा कर दिया जाएगा, अब इसका लफ्ज़ का इजाफा कर दिया, कार्बन लेवी बढ़ा दिए फ़ी लीटर 2.5 रुपये, और आइंदा साल बढ़ाकर कहा जा रहा है कि 5 रुपये कर दी जाएगी फ़ी लीटर। तो अब ये बताइए कि फ़ी लीटर पर अगर 2.5 ले रहे हो, अगले साल 5 रुपये आप लेंगे लेवी की बद में, तो पेट्रोलियम मसनूआत कहाँ से कहाँ चली जाएगी? तो महंगाई का तो फिर तूफ़ान आना ही है। आप समझते हैं कि नहीं, आलमी मार्केट में मज़ीद कीमतें कम होंगी, इसकी वजह से लोगों पर असर नहीं पड़ेगा? अली, बड़ी मेहरबानी है मौजूदा हुकूमत की कि उन्होंने कम से कम ये कह दिया कि हम बढ़ा रहे हैं और बजट में रख रहे हैं, वरना इन्होंने तो बजट आने से पहले ही पिछले महीने ही इस लेवी की मद को बढ़ा डाल दिया।
मतलब ये तो एहसान कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों को अगर आप तयन करें और अगर आप डॉलर से अगर यहाँ पर फ़ी बैरल को फ़ी लीटर पर काउंट करें तो जो पाकिस्तान की हुकूमत को पेट्रोल पड़ता है वो 122 रुपये पड़ता है। इस पर 140 रुपए के करीब टैक्स आपके पास आयद कर दिया गया है। उसमें आपके पास लेवी का 70 रुपए था, उसको बढ़ाकर ये 73-74 रुपए तक लेकर जा रहे हैं। सेल्स टैक्स, बाकी टैक्सेस सब मिलूकर तकरीबन 140 रुपए के करीब ये टैक्स बन जाता है। आप सोचिए कि आर्मी मार्केट में इस वक्त डॉलर की कीमत 67 पर चल रही है, $67 फी बैरल के करीब चल रही है। कहीं पर जो है वो अभी पिछले दिनों बढ़ी कर वो 80 रुपए तक हो गई थी, $80 तक हो गई थी, लेकिन 100 से नीचे नहीं चाहिए। और जो ये कीमत रखी गई थी हमारी 250 रुपए, ये आपको याद होगा ये उस वक्त रखी गई थी जब $100 फी बैरल फरोख्त हो रहा था। उसके बाद से आप ये अंदाजा कीजिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही है, हम यहाँ पर लेवी बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है वो आप एफबीआर को क्यों नहीं पकड़ते? आप मुझे बताइए, एक साल की एफबीआर की कारकर्दगी क्या रही है? एक साल हदफ हासिल नहीं कर सके, हदफ हासिल नहीं कर सके, गाड़ियां नहीं दे दी उनको खरीद के कि जी जाएंगे नई नई गाड़ियों में और पता नहीं क्या कर लेंगे नई गाड़ियों में जाकर। अली, अभी जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आपको अंदाजा, मैं आपको सिर्फ एक रिपोर्ट, छोटी सी रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि एफबीआर अपने किसी भी हदफ को हासिल नहीं कर सकी, बल्कि वहां पर रिश्वतों का ज्यादा मामला हो गया। इन्होंने जो एक एसआरओ जारी किया था, उस एसआरओ के तहत इन्होंने पूरा रीस्ट्रक्चर करना था एफबीआर को और कस्टम को। पिछले साल अक्टूबर में ये एसआरओ जारी किया गया था, अभी तक ये रीस्ट्रक्चर नहीं कर सके। इन्होंने जो कस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा ज़ाहिर है आपको इंपोर्ट आपका होता है, तो इंपोर्ट में आपको ड्यूटीज वसूल करनी होती है, उसके किसी हदफ को भी नहीं ले सके, बल्कि इन्होंने R&D डिपार्टमेंट खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट खत्म कर दिया, तमाम डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए कि नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, डायरेक्टोरेट कर देंगे इसको। मसला सारा यह है कि जहां पर सारे चोर बैठे हुए, आप उस एफबीआर को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में अवाम पर आप बोर्ड डाल देते हैं कि भाई अवाम को लेवीज बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा? क्या अवाम आपको देती रहेगी? भाई मैंने अभी आपको एक बताऊं, एक स्टोरी मैंने की कि जिसके मुताबिक सिर्फ एक कंसाइनमेंट के अंदर 50 करोड़ रुपए का टैक्स बचाया गया, 50 करोड़ रुपए का। अब 50 करोड़ रुपए का टैक्स वो अदा नहीं किया गया मिली भगत के साथ। अब जब आप खुद अंदाजा कीजिए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपया इन्होंने इजाफा किया, अगर आप वहां पर एक ही कंसाइनमेंट को अगर सही तरीके से जांच कर लेते तो आपको ये 50 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ते, आप आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं पड़ना पड़ता। तो अगर सिर्फ एफबीआर अपना काम करने लग जाएगा और ये बड़े बड़े गिद्ध जो हुकूमतों के अंदर बैठे हुए हैं उनकी पुष्टपनाही ना करे तो सारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं बजट में, खाद, कीड़े मार अद्वियात, बेकरी मसनूआत महंगी और सब कुछ, साथ साथ हम बात कर रहे हैं जी बड़ी अहम, और घूम फिर के हमें याद आता है जिस तरह बात की नवेज़ वली साहब ने कि पानी का बड़ा अहम इशू है और उस पर वो कह रहे हैं फ़िलहाल बात नहीं कर सकते। अब कोई बात नहीं करता कराची पे, तो जाहिर है टालने के चक्कर में होते हैं। कराची में पानी बहुत बड़ा इशू है और MQM हुकूमत में शामिल, हर हुकूमत में शामिल होती है। पीपल्स पार्टी भी अब तो तकरीबन हर हुकूमत में वफाक में बैठी हुई है। और कराची का चूँकि रेड लाइन है पानी, उसकी वजह यह है कि कराची में पानी दस्तयाब नहीं है। तो कराची में एक मंसूबा शुरू किया गया 2007-8 में K4 का। अब अंदाज़ा करें इन हुकूमतों को कराची से कितनी दिलचस्पी है, सिर्फ नचोड़ने की दिलचस्पी है कि सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से इकट्ठा कर लें, और 60-70% टैक्स यहाँ से जाता है रेवेन्यू की मद में। उसके लिए K4 इस साल भी आपको चल जाएगा, मुकम्मल इसलिए नहीं हो सकता कि वफाक ने कराची की K4 के लिए 3.2 अरब 3.2 अरब मख्तस किए हैं। सर, इससे बड़ा मजाक है। वहीं पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, वहीं MQM बैठी हुई है जो तालियां बजा रहे थे, टैक्स बजा रहे थे इन बातों पर। बहुत शर्म की बात है, उसके बाहर नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत 3.5 करोड़ लोगों का ये शहर जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, 3 अरब रुपए वज़ीर ख़जाना साहब ने ऐलान कर दिया और पीछे बैठे तालियां बजा रहे हैं। देखिए K4 तो हम ऐसा मंसूबा हो गया है कि हर साल ही सुनते हैं K4। 21 अरब का मंसूबा 150 रुपये पहुंचा। इस पे बोलते हैं कि इसको फंड नहीं मिले, जैसे फंड दिए जा रहे होते हैं तो पीरियड मिल रहा होता है, उस पर भी तालियां बजा रहे होते हैं। तो ये सिलसिला जो है ना, धोखा देना आवाम को बंद करें। मैं एक और बात या तो K4 करें या ना करें। मैं अगर CM चाहते तो उन्होंने भी बात करके हैदराबाद सक्खर के लिए मोटरवे के लिए 15 रुपये निकलवा लिए, घरों के लिए बिलावल ने ऐसा निकलवा लिए। हाँ? तो यहाँ के लिए भी निकलवा लेते भाई। और ये पार्टी नहीं कर रही, दावा कर रही है कि हम अभी बैठे हमारे बंदे हमारे बगैर हुकूमत चल नहीं सकती। बजट से 3 दिन पहले ये वजीर आजम के पास खुद दोनों बड़े 25 अरब लेने गए हुए थे तरक्याती। अरे भाई, पानी का मसला तो हल कर लो। नहीं, उन्होंने उधर कहा था हमने बात कर लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे थे हमने बात कर लिए, बस K4 के लिए हमने कर दिया। फर्ज उतार ने कहा ये लोग सब ये बात कर रहे थे, और ये पीपल्स पार्टी ने देखिए ना वहां से बजट निकाल कर वहां डाल दिया। लेकिन वो सर, ये क्यों संजीदा नहीं है कराची के लिए? देखिए, मैं किसी और मुल्क में रहते हैं हम क्या? ऐसे ही लगता है कि कराची जो है ना,
वो लावारिस? कहीं कहीं उसका कोई वारिस नहीं है, कोई वली वारिस। हालांकि मजबूत कराची, मजबूत पाकिस्तान के लिए बहुत बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। ये बात बातों बातों में, तकरीरों में सब करते हैं, लेकिन अमली तौर पे नहीं होता है इसके लिए कुछ। और जो इधर के जिनको इधर की मैंडेट मिला हुआ है 18-18, 22-22 सीटें, वो भड़के मार के कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे बजट से पहले, और उसके बाद जो है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए फिर खामोश रहते हैं। ये आवाम देख रही है, ये सब चीज़ें देख रही है। देखिए ये बहुत बहुत गलत हो रहा है। K4 के पैसे इससे डबल नहीं ट्रिपल करने किसी ने चाहिए। अदराय तफरुन कहा कि जी अवाम आपसे पूछेंगे, हमने आपको, वो कहते हैं अवाम ने हमें वोटिंग दिया, अवाम को हम जवाब देनी है, क्या कहें फिर? ये किसी ने लेटर नोट में कहा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त रख के ना और रेशमी रुमाल में दिया है उनको। सर अब ये बताएं, मेरा तो मसला सबसे बड़ा कराची वालों, कि पानी का क्या होगा? 3 अरब रख के ऊँट के मुंह में जीरा। 2008 का मंसूबा 2025 में बात कर रहे हैं कि यार अब भी मुकम्मल नहीं होगा। नहीं, ये इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। ये 2-2, 3-3 अरब से कुछ भी नहीं होगा। इसकी तो जैसे कहते हैं भल सफाई, जितनी साल में मिट्टी आ जाती है उसमें तो निकालने के लिए ये पैसे जाते हैं, और इसमें कहीं नजर नहीं आता। एक दफा अच्छा, देखे आप ये बताएं, आज चूंकि बजट अब पेश किया गया है, उसकी फौरी बाद हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आगे जाके जाहिर है 25-26 जून तक की मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा, मंजूरी शायद हो भी जाएगी। आज के दिन ये रिकॉर्ड पे हम चीज़ें रखेंगे। आप ये बताइए, क्या MQM को, क्या पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहिए इस बजट को तमाम चीज़ें सामने रखते हुए? मेरा नीट ख्याल, MQM का तो मुझे नहीं पता, मेरा नीट ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस बजट को इसी तरीके से तस्लीम कर लेगी। बहुत सारी तजवीज़ इसमें ऐसी आएंगी जो इनको चेंज करनी पड़ेगी। ख़ास तौर से मैं बोल रहा हूँ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का इजाफा करना पड़ेगा, वो इजाफा करना और पड़ेगा, ये मजदूरों की तनख्वाह का इजाफा करना पड़ेगा। सरकारी मुलाजमीन की तादाद पाकिस्तान में 3.5 करोड़ नहीं जो भी है वो एक होता तो है ना, एक K4 का इनको ये इजाफा करना पड़ेगा। और इसके लिए कराची के लिए कोई जो बहुत अरसे से बात हो रही है, कोई मेगा प्रोजेक्ट के लिए पैसे लेने पड़ेंगे ताकि ये चीज़ें करें। नहीं, मेगा प्रोजेक्ट का आप देखें ना, इस पूरे वफाकी बजट के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मंसूबों के लिए सिर्फ 3 अरब रुपए रखे गए। यानी दुनिया इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कहाँ पर खड़ी हुई है, और हमारे यहाँ पर वफाकी बजट के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मंसूबों के लिए 3 अरब रुपए रखे गए। सेहत के कुल मंसूबों के लिए, वफाक के मंसूबों के लिए 14 अरब रुपए रखे गए। यानी आप पूरे बजट का आप तखमीना लगाइए कि यार ये बजट जा किस तरफ रहा है, जिस मुल्क में साइंस टेक्नोलॉजी आप कह रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना साइंस टेक्नोलॉजी, और सर तालीम तो जाहिर से जुड़ी है ना। 18 अरब रुपए। देखें, असल में किसी भी कौम को अगर जांचना होता है ना, तो उसके बजट को दुनिया में पैमाना है कि आप हेल्थ और एजुकेशन पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हेल्थ एजुकेशन। आप 4% नहीं कर रहे उसका, या हेल्थ और एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट करें, ये ही कौम आपको पे बैक करेगी। आप इस पे ही नहीं कर रहे, क्या आपको क्या मिलेगा? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी एक बात की, अल्लाह करे कि आपकी बात पीपल्स पार्टी वाले सुन लें कि ऐसे बजट को कम से कम पीपल्स पार्टी वाले आपको लगता है कि सपोर्ट नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। जिस तरह के अवामी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बहुत नुकसान होगा आम लोगों को, आप भी समझते हैं पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, MQM तो करेगी, हमें पता है। आपसे किसने कहा पीपल्स पार्टी नहीं करेगी? नवाज वली साहब ने कहा। वो तो देखें, पाकिस्तान पार्टी फुली सपोर्ट करेगी, 1-2 तकरीरें करेगी वहाँ पर, और हम ये तजवीज़ दे रहे हैं, और हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और जैसे ही वो कहेंगे ना कि सब कहेंगे आई, बस ख़त्म। सर ये गलत है, ये वक्त बताएगा। मेरी चीज़ें नोट कर लें, जो मैंने बोला है उन चीज़ों पे तजावीज़ उनको देनी चाहिए। और मैं जितना समझता हूँ, जितना देखता हूँ, मेरे ख्याल में ये इन 4-5 पॉइंट पे तो वो ज़रूर शोर मचाएगी। और MQM का मुझे कोई उम्मीद नहीं है MQM से कि वो कराची के लिए कुछ बोलेंगे। हाँ, वो इमरान खान के साथ बैठे रहे, खालिद मुल्की के साथ फरमा रहे, अपने लिए कुछ नहीं किया कराची के लिए। तो भाई आप क्या करते रहे 3.5 साल उसके बाद बैठ के? 1 साल देख लिया था आपने, 1.5 साल देख लिया था। PDM का 1-1.5 साल आप देख लेना, वो सारे लोगों ने साथ बैठकर दस्तखत किए थे। अगर नहीं हुआ उस वक्त, याद है जब PDM का अलायंस बन रहा था, और जब बिलावल और फजलुर रहमान साहब को गारंटर बनाया था, सब लोग गारंटी की थी, कहाँ हुआ? और अभी जो मौजूदा हुकूमत में कह रहे थे, याद है आपको जिस दिन वो वज़ीर आज़म को वोट देने गए थे, तो वो एक साहब हैं, वो नया सूट पहनकर गए थे, और वो यूं दिखा रहे थे एक पर्चा के, देखिए ये आइन, ये हमने इस पे करवा दिया है, ये दस्तखत करेगा। 1.5 साल गुजर चुका है। वो तो नहीं जो टेलीफोनिक खिताब कर रहे हैं आजकल? नहीं, वो नहीं, वो जो दूसरे वाले हैं, उनको भी वजारत मिल चुकी है, तो वो जाहिर है सीमा खुश हैं सारे, तो बस करने दें। ये सारे लोग ऐसे करते रहेंगे, किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ की आवाम
का मुकद्दर शायद इन्होंने ये ऐसे रख दिया है। इस आवाम की कोई हकीकी लीडरशिप के जो कि बात कर सके जाकर, जो कि अपनी भाई, बातों इस को आवाम पूरे के लिए मनवा बजट सके। में सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है, चूंकि हमारा दुश्मन, अभी जंग हुई है, दुश्मन को नाक चने चबवाए हमने, दिफा के लिए इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि जी 2550 अरब मख्तस किए हैं, अब बढ़ा दिया है पहले से। ज़रूरत थी, 20% ज़ाहिर है बढ़ाया। इस मुल्क में बढ़ाना चाहिए, जिस उस खत्ते में हम खिलाफ मौजूद नहीं हैं, है। चारों तरफ से ज़ाहिर है बड़े बड़े मालिक हैं और ख़ासतौर पर हमारा दुश्मन मुल्क साथ है, ये काम अच्छा है। बाकी इस बजट में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, आप दोनों मुत्तफिक इस बात पे कि जिसकी हम तारीफ़ करें। एक चीज़ की तारीफ मैं उस वक्त करूंगा जब इस पे एक्शन हो। ये 3,90,000 फाइलर जो पॉइंट आउट कर लिए हैं कि ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और छुपे बैठे, इनका बजट पास होने से पहले पहले इनके अकाउंट ब्लॉक किए जाएं, इनके आईडी कार्ड ब्लॉक किए जाएं, इनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएं, तो ही ये आप लोग देखें ये घंटों में लाइनों में लग के अपने पासपोर्ट बहाल कराएंगे और अपनी चीज़ें बहाल कराएंगे और ये टैक्स देंगे। इनसे अच्छा सर, एक और बड़ी तो एक साथ 4 लाख लोग आ जाएंगे टैक्स में। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा है कि सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मख्तस किए हैं। अनीस मंसूरी साहब, सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 971 यानी 1000 अरब समझ लें मख्तस कर दिए। देखिए, सिविल इंतज़ामिया की मैं अभी कुछ कहूँगा तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे। कहते उसमें जो सबसे बड़ा मसला है अखराजात में, उसमें एक पेंशन है और कुछ और ऐसे वफाकी इदारे जिनके बजट अलग से मुख्तस हैं, उनकी भी जो पेंशन का इशू है वो यहीं से रिजॉल्व होता है। आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। और क्योंकि अब उसमें एक बड़ा बर्डन कि भाई ज़ाहिर है अब एक बजट अलग से जा रहा है आप उन इदारों को, तो वो वहीं से उसका पेंशन का दे दिया जाए। लेकिन ये जो ये वाला टैक्स है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ का है बजट है, उसके अंदर से उनका भी टैक्स उनके भी जाती है पेंशन। ये बहुत बड़ा बर्डन है। तो अब देखिए, अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़, गैर रजिस्टर्ड कारोबार को सील करने, अकाउंट्स और जायदाद मुंतकली पर पाबंदी की भी तजवीज़ है। देखिए, तजावीज़ तो हम बहुत सारी देख रहे हैं दुनिया बहुत का। सी तजावीज़ है अगर इस पर अमल किया जाए तो। नहीं, आप मुझे बताएं, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है कि जिसमें कोई नॉन फाइलर नाम की कैटेगरी पाई जाती है? नहीं, मतलब दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बता दीजिए कि जहां पर एक ही कैटेगरी है कि ये नॉन फाइलर है। भाई ये क्या दुनिया में होता है ऐसा non-filer? होता भी तो नहीं है ना कि 5-5 गाड़ियां रखी हुई हैं, करोड़ों रुपए का अकाउंट है, साल में 4 बार बाहर जा रहे हैं और रुपये का भी टैक्स नहीं दे रहा, तो उधर नहीं है तो इसलिए नहीं है, यहाँ है तो है। नॉन फाइलर का आप मुझे बताए ना कि नॉन फाइलर का ये टर्म किसने की है कि भाई जब आप उसको पकड़े ना वही लोग हंस पे गए। सर शनाख्ती कार्ड का नंबर काफ़ी नहीं है? अरे नाजरा के कार्ड पे अगर आप उसकी डिटेल में जाएं, मैं खुद जाके देख चुका हूँ अपनी आंखों से, आपके पास कितनी सिमें हैं, आप कितनी दफ़ा आप मुल्क से बाहर गए, कितनी गाड़ियाँ आपके नाम पे है, कितनी जायदाद है, कितना रिकॉर्ड वो है, और आखिर में कितना आप टैक्स देते हैं। तो एक एक चीज़ है, आप की कितनी खरीदारी है आपकी कार्डों से वो तक है, बैंक स्टेटमेंट तक उनकी रसाई है। तो भाई क्यों नहीं पकड़ते हो, क्यों नहीं पकड़ते हो? पकड़ो उन लोगों को। नवीद भाई, आप सिर्फ एक डेटा इकट्ठा कर लेते ना, हमारे यहाँ लोग इसको मजहबी नाम दे देते हैं। सर एक और सिर्फ चीज़, ये पता कर लेते ना कि ईद उल अज़हा में कितना जानवर किस किसने और कैसे काटा है, सारा डेटा आपके पास आ जाता। हाँ सर एक और चीज़, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी बहुत खतरनाक बीमारी, हेपेटाइटिस सी के ख़ात्मे के लिए वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। मैं इसमें कुछ बोलूँगा तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। हेल्थ तो आपका कोई मसला ही नहीं है ना, हेल्थ तो और एजुकेशन ये तो कोई चीज़ें ही नहीं है ना। ठीक है, मैं दिफा के बजट बढ़ाने के खिलाफ नहीं हूँ। एक और लतीफ़ा सर, 20% बढ़ाया है, ओके 25% सर एक और लतीफ़ा, लेकिन 5% आप कम अज़ कम GDP का एजुकेशन और हेल्थ पे बढ़ाएं। हम परेशान हैं कि जी पॉपुलेशन, हम बांग्लादेश से भी आगे निकल गए। जब बांग्लादेश बना 50-55 साल हो गए, तो हमसे 1.5 करोड़ आबादी उनकी कम थी। अब हमारी आबादी उनसे 7 करोड़ ज़्यादा है। अब हो ये रहा है हुजूर कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बजट तो दूर की बातें रखना, आपने अभी तक हिकमत अमली नहीं बनाई। बताएं आप कैसे सर्वाइव करेंगे? वो आपकी प्रायोरिटीज़ में से नहीं है ना। मैंने कहा प्रायोरिटीज़ उनकी जो है वो पता नहीं क्या है। सर टेक्निकल चीज़ एक पूछ रहा हूँ आप दोनों से, ये बार बार जिक्र किया जाता है ग्रोथ 2.7 ग्रोथ। सर ये 2.7 अगर ग्रोथ है तो फिर 4 से 5 लाख नौकरियां भी निकलती होंगी, वो कहाँ जाती हैं? और 2.7 ग्रोथ अव्वल तो है नहीं, अगर है तो फिर 2.7 ग्रोथ में 4-5 लाख नौकरियां निकलेंगी। हालांकि आपके पास तो हर साल ग्रेजुएट 20-20 लाख बच्चे बच्चियां तैयार हो जाते हैं,
क्या होगा उनकी नौकरियों का? देखिए, मुझे यही तो अलमिया है कि हमारे लोग बाहर भागने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं, और जिसको देखो उसकी कोशिश यही है कि बाहर चले जाए। बेचारे सही तरीके से नहीं जा पाते तो कश्तियों में जाते हैं। हर साल हज़ारों बच्चे हमारे डूब के मर जाते हैं इसके लिए कि आप यहाँ पे उनकी नौकरियाँ, उनके कारोबार, उनके लिए आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है यार। क्या आप दें? नौकरियाँ आती भी है तो पता नहीं कब आती हैं और किसके पास चली जाती हैं और कहाँ जाती हैं, पता नहीं लगता। सर, इतना अहम बजट था, जिन्होंने इस भारत को जब हमने शिकस्त दी, उस जंग का डिज़ाइन जिन्होंने किया था, यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म, 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म, ज़हीन तरीन आदमी, वो नहीं थे आज। मुसरफ होंगे वो किस वजह से, क्या असम्बली में उनके आपको तारीख पता है, जब वो वज़ीर आज़म थे तो ये कभी कभी ही आते थे। अब तो वज़ीर आज़म ही नहीं है तो उनको असम्बली में आना अपनी तौहीन लगती है। अब जिस दिन कोई अदम एतमाद या कोई ऐसा वोट की बात होगी, वोट देना होगा, बस वो उसी दिन आते हैं अपने उसके लिए और उसके बाद नहीं जाते। ये कोई नई बात नहीं है, इन लोगों का यही है। तो मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, नहीं थे उनका होने ना होने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका इस बजट में, कोई मुझे नहीं लगता। उनका होने ना होने से मुल्क में इस वक्त दोबारा लोग होने ना होने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने खुद अपने आप को ऐसी जगह पे लिया, उन्होंने क्या किया है? अगर होते वो बता सकते हैं कोई चीज़ कि मैंने इस बजट में तालीम में इतना बढ़ा दिया, मैंने कह के जनाब इसमें हेल्थ में 5% बजट का GDP बढ़ाया, आके कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बढ़ाते, हम इस पर यहाँ बैठ के उनकी तारीफ के पुल मान रहे होते। अच्छा, इस बजट में पीपल्स पार्टी, MQM, दीगर जमातों से लगता है आपको वाकई मुशावरत हुई है? क्योंकि जिस तरह का बजट पेश किया गया, अनिस मंसूरी साहब, ये बजट किसने बनाया? सर अब आप IMF के अलावा भी तो बात करेंगे ना। नहीं, ये बजट किसने बनाया? वज़ारत ख़ज़ाना ने बनाया। पक्की बात है? पक्की बात है, 100% बात है। हाँ। लॉक कर दें इसको। जब वज़ारत ख़ज़ाना ने बनाया है तो बाकी सबका क्या किरदार है? मशवरे लिए जाते हैं ना, बजट किससे ऐसे मशवरे तो लिए थे? बनाता तो वज़ारत ख़ज़ाना है। आपको कोई और लगता नहीं है कि बनाता। आजकल जो वज़ारत ख़ज़ाना है वो किसी से मशवरे लेती है? नहीं, बज़ाहिर इन्होंने इंडस्ट्रियल से लिए, यहाँ से भी मानी नहीं गई बात। यहाँ भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले गए थे, आप लोग मुझे गए थे, पार्टी बाज़ार- के मिर्जा अख्तियार बेग साहब जी, जी। MNA हैं, कंपनी में वहाँ मौजूद हैं कमेटी में, वो कह रहे हैं यार हमारी तो मानी नहीं गई। नहीं बजट मानी गई किसने तो बनाया? एहतजाज करें एहतजाज। भाई कहेगी। शबर ज़ैदी ये कहते हैं हाँ। कि आप 3 महीने पीछे जाइए और IMF की ज़रा सी रिकमेंडेशंस को देख लीजिए, उनकी अभी भी पड़ी हुई है, वही तमाम की तमाम चीज़ें बंद करा गई है और उसमें कोई भी अलिफ बे भी तब्दील नहीं किया नुक्ता भी उन्होंने। लगा सकते हैं आप, सही, कोई तब्दील नहीं किया। फुल स्टॉप कॉमा। सही है। अब वो भी लगाने के लिए थोड़ी सी आपको समझ चाहिए होती है ना कि यार ये भी आपको करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मामला सारा है कि मौजूदा हुकूमत ने जिस तरीके से ये बजट पेश किया है, अभी आपने पूछा ग्रोथ रेट का, भाई ये जो 2.5 बता रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने ये गलत बताई। जब इक्तिसादी सर्वे पेश किया जा रहा था उसी वक्त सहाफ़ी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि भाई ये 2.5 आप किस बता रहे हैं, आप तो पिछली समाई की बता रहे हैं, ये ओवरऑल कितनी हुई है। अच्छा, दूसरी बात, ये 2.5 ग्रोथ रेट बताते हैं, ये अपनी ही समाई, अपने ही पिछले साल की कंपेरेटिवली। अब अपने ही पिछले साल के कंपेरेटिवली जब 2.5 बता रहे हैं, अगर पिछले साल ग्रोथ ही अगर 0% हुई हो मिसाल के तौर पर, तो उसका 2.5% क्या ही माइनस में थी। अच्छा, अब ये 4.2 रख दिया उन्होंने, GDP इस दफा 4.2 हो जाए, कैसे हो जाएगी? ये खान साहब ने किया था, सही है। वो एक बार उनकी माइनस चली गई कोविड के जमाने में, अगले साल आए बोलते हमारी 6% बढ़ गई। बोला 6% कैसे बढ़ गई है? बोला पिछले साल के हिसाब मतलब वो -1 का 6% निकाल लो तो वो हो गया 0%। ये उन्होंने हिसाब किया था। अच्छा, एक और सवाल आपसे नवाज़ वली साहब, हमारे यहाँ तो ट्रक की बत्ती भी तो है ना। अच्छा, हमारे यहाँ सर हर बार एक चीज़ पेश कर दी जाती है, उसका नाम रखा जाता है गेम चेंजर। हमारे यहाँ सीपेक गेम चेंजर था, हमारे यहाँ थरकूल गेम चेंजर रहा, हमारे यहाँ सऊदीया की रिफाइनरी या लगनी थी वो भी गेम चेंजर। अब एक नया गेम चेंजर आया जो क्रिप्टो गेम चेंजर होगा। सर पहले 3-4 तो गेम चेंजर चले गए, अब इस पर आपको कितनी उम्मीदें हैं गेम चेंजर पे? यार देखिए, मैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, मैं नहीं कहता, मुझे इसके बारे में इतनी नो हाउ नहीं है। और ये किस तरीके जो ना नज़र आने वाली करेंसी किस तरीके से मुल्क की इकनॉमी को फ़ायदा पहुँचाएगी, इंडिविजुअल्स को पहुँचा दे तो पता नहीं, दुनिया भर के इंडिविजुअल्स को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, मुल्क को या आवाम को, गरीब को इससे क्या फ़ायदा होगा वो पता नहीं। इस बार एक और चीज़ दिखाई गई है रोड्रिक का कि उससे जो है पता नहीं 30 सालों में 75 अरब डॉलर हासिल होंगे। रिकॉर्डिंग का आप ही का खजाना है हुजूर, वो हासिल होंगे। अल्लाह करे उससे कुछ हासिल होने शुरू हो जाए। 3000 अरब रुपए जो इन्होंने, जो हम कह के हम और आप और पूरा मीडिया थक गया कि IPP से बात करें, उनसे बात करके उन्होंने खाली 3000 अरब रुपये बचाए, हालांकि 30,000 रुपये बच सकते थे।
वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अपना कब का कमा चुके हैं, वो किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं यार, उनसे बैठ के सही से बात की जाए तो इससे बहुत ज़्यादा वो हो सकता है। ग्रोथ 2.7, अंदाज़ा करिए कि शहबाज शरीफ साहब 1.5 साल पहले और 1.5 साल ये अपनी अनथक मेहनत के बाद, जैसी भी हुकूमत बनी वो भी मेहनत के बाद, पूरे दुनिया में भाग दौड़ के बाद $13 बिलियन लिए घूम रहे हैं। अब हम बात कर देंगे खान साहब की तो कहेंगे तारीफ़ें नहीं हैं भाई, उसने भी 2 नंबर की थी यार। 17 अरब छोड़कर गए, आप 13 पे बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं अनथक मेहनत करने के बाद हम आए हैं 13 पर। सर ये क्या चक्कर है? ये अनथक मेहनत सब ने जोर लगा लिया मिलकर, सबका मतलब समझ रहे हैं ना आप, फिर 13 पे आ रहे हैं। और देखिए इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो बैनुल मुल्क पाकिस्तानी है, ज़र मुबादला जो भेजते हैं, तसलात ज़र, इसका बहुत बड़ा हिस्सा क्रेडिट उनको जाता है, इनको फिर भी नहीं जाता, उनको जाता है कि वो ये अगर ना भेजें तो आप पता नहीं कब के वो आप, हम तो सुनते थे $2 अरब के लिए हमने 1.5 साल पहले देखा है $2 अरब डिपॉजिट रखाने के लिए हम दूसरे मुल्कों की मिन्नतें करते थे। उसके मुकाबले में आज ये कि अगर 13-14 बिलियन है तो भाई एक सुकून का साथ है, क्योंकि डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा, इतने हैं। अच्छा, ये इसलिए टेक्निकल बात कर दी आपने, इसलिए मैंने ये बोल दिया जिस तरह वो सुकून का सांस ले रहे ना, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम उस हैसियत में तो नहीं, मतलब अगर मरीज आईसीयू में है तो आईसीयू से निकल के कम से कम रूम में तो आ गया, रूम में आ गए ना। सर 13 अरब पे रूम में आ गए, सुकून का सांस ले लिया। खान साहब 17 छोड़कर गए थे तो आप कह रहे थे डिफॉल्ट हो रहा है मुल्क। यार अभी मैं उस सब की बात नहीं, 17 पे डिफॉल्ट होता है तो 13 पे तो फिर पता लेट जाना चाहिए हमें यार। मुझे उस वक्त का मैं अब क्या डार ने कहा है सर भाई, उसके बाद तो वो कह रहे थे कि अभी गूगल कर लें, उनके जाते साथ तो कहा ये गया कि जनाब अब डिफॉल्ट हुआ, कब डिफॉल्ट हुआ, हमने डिफॉल्ट होने से बचा लिया। तो पूछ रहा हूं आपसे, 17 पे हमने मान लिया था सबने डिफॉल्ट कर रहा है, तो 13 पे क्या कर रहे हैं हम? अगर वाकई अगर नहीं गूगल कर लें, मैं आप कर लें, गूगल आपने किया होगा, मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ और आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। आपकी बात मैं तो हैरान हूँ अल्फाज से गोरख धंधे पे कि ये तो फिर इनको और पूरे जोर लगा के कह रहे हैं अब जाके 13 होगा। भाई मुझे अच्छी तरीके से याद है जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो नवेद भाई ये कहते थे देखिए जो सारा मामला खत्म हो गया ना, आप जल्दी तरक्की करने वाले हैं, हम जो है वो अब दिफा कर रहे हैं अपने बयान का करके। नवेद भाई कहते थे बस अब देखिएगा कि अब आपका ग्रोथ अब कैसी तरक्की होगी, और देखिए अब हमने कंट्रोल कर लिया है, अब हमने डॉलर्स को कंट्रोल कर लिया है, डॉलर जो ज्यादा था हमने कर दिया है, और अब हम देखिए पेट्रोल की कीमत देखिएगा ये कम हो जाएगी। ये सब नवेद भाई के स्मगलिंग बंद कर दी। जी सर, मैं बताऊं, ये जिस वक्त की बात करें, जिन दिनों के प्रोग्रामों की बात कर रहे हैं, उन दिनों शहबाज शरीफ भी थे उस वक्त। मैं आपको लेके जाऊँ, मैं आपको उस वक्त में लेके चले जाता हूँ जो शहबाज शरीफ आए थे, नए आए थे, और कहते खान ने तबाह कर दिया। एक सेकंड, और यही कहते थे खान ने तबाह कर दिया, और 342 रुपये पेट्रोल था, ये डॉलर 350 में भी मांगे से भी नहीं मिलता था, ठीक है। अब कम अज कम आज जो मैं उस वक्त मैं कहता था, आज डॉलर की कीमत क्या है, अब 282 से 84 पे आ गई है, कम हुई है। रुपए की वैल्यू आपने स्तम की, ठीक है। पेट्रोल की प्राइस कहां से कहां आ गई, किसके दौर में? देखो अभी इनके बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए अभी आप एक्शन नहीं कर रहे, सही अदा नहीं कर रहे ना हुजूर। क्या हुआ, मैंने गलत बात की? $350 जो था किसकी हुकूमत में गया था? इनके पास वो जब इमरान खान की गई थी, और जो इमरान खान की गई थी, $150 था, 178 पेट्रोल था भैया, उसके जाने तो करें। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये जिस वक्त की बातें हुई थी, जब उसके बाद इसहाक डार आए, शहबाज शरीफ ने किया नहीं तो सर, तो किस जगह पे पहुंच गए? खुद ही ऊपर करके खुद नीचे कर दिया। अब ये बात ही नहीं सुनेंगे। मैं उस दौर से आज का मुआवजा कर रहा हूँ कि उस दौर से आज के मुआवजे में हम बेहतर हो गए हैं। अब मैं आपको अदा तो शुमार दे रहा हूँ ना यार, अगर मैं गलत कर रहा हूँ, आपको भी पता है पेट्रोल कितने का था, आप भी नहीं था ना, किया आपको पता है डॉलर कितने का था, आज आपको भी पता है। आप भी कल 350 में थे, आज आप अगर 250 280 पे ले आए तो आप ये कसूर था ना, 350 में था। मैं ये कह रहा था कि उस वक्त से बेहतर होगा, और हुआ। तो आप अपनी गलती माने पहले तो इस बात को। मैं क्यों गलती मानूं भाई, मैंने किया था क्या? अरे हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अरे उस वक्त की हुकूमत ने किया था, अब बेहतरी की, मैंने कहा था और बेहतरी की तरफ जाएगा, वो बेहतरी की तरफ आ गया, नहीं आया तो आप बात कर लीजिए। फैक्टर फिगर साहब, वो कह रहे हैं जी उसी वक्त भी इस गवर्नमेंट ने गलत कर दिया था, लेकिन आप सही कर दिया। देखिए बात सारी वक्त का बयान होता है। उस वक्त वो कह रहे थे भाई खान की इकनॉमी ने तबाह करके रख दिया, और खान ने जो तबाह किया था वो नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, जो स्टेटमेंट आ रहा था यही आ रहा था ना। असल में नवीद भाई को ये स्टेटमेंट देना चाहिए था जो नवाज शरीफ का फेवरेट स्टेटमेंट है। असल में तो खान जब हमें हटाया गया तो उस वक्त हमने 60 रुपये पेट्रोल था मिसाल के तौर पर, सही है, और डॉलर जो है वो 80 रुपये पे था। ये तो खान आकर उसने ये कर गया था। आप जो असल स्टेटमेंट बनता है ना कि ये तो सारी खान ने किया था, और खान यहाँ पर आकर हमें लेकर आया। भाई देखें
खुद इक्तिसादी सर्वे को ज़रा सा देखें, ज़रात हमारी प्रोडक्शन कम हो। ज़रात मैं में कह इसलिए नहीं आ रहा कि ज़रात पे आज भी बड़ा फड्डा हुआ है, लेकिन बात ये नहीं, गवर्नमेंट ने कहा ना सर, गवर्नमेंट कह रही है हमारे इकोनॉमी में ज़रात का 25% है हिस्सा, टैक्स 2% देते हैं, सनतकार 22% टैक्स देते हैं, इकोनॉमी उनका हिस्सा भी इतना ही है। तो इतना फ़र्क क्यों रखा हुआ है? ज़रात वालों से खुसूसी लगाव क्यों है, या डरते हैं उनसे, या माफिया बना हुआ है ज़रात, क्या वजह? देखिए, किसी को अच्छा लगे या बुरा, आप दुनिया भर की इकोनॉमी पढ़ लें, दुनिया भर में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, यही तबका ज़्यादा टैक्स देता है। दुनिया भर में ज़री मुल्क है आपका तो? दुनिया भर में मुल्क ज़री हो नहीं हो, सब्सिडी दी जाती है, लोगों को इनवाइट किया जाता है, आप उनको सहूलतें देते हैं, फ्री ज़मीन देते हैं, फ्री बीज देते हैं कि आप ज़राअत करें। तो हमारा तो और ही ज़री मुल्क है, हमें तो और देना चाहिए। गंदम खरीदना था, 1900 में बेचते फिर रहे बेचारे, रुल गए, खरबों रुपए का नुकसान हो गया। यही पॉलिसी है जो इस साल आपकी कम गंदम हुई है पानी की वजह के बाद। दूसरी बड़ी वजह यह है कि आपने उनसे देर से खरीदा और उनकी कीमतों पर नहीं खरीदा और वो आम मार्केट की तरफ गए। अच्छा सर, प्रोग्राम में आखिर में हम बात ये करना चाह रहे हैं जाते जाते, क्योंकि आज बजट पेश किया गया है, दोनों मेरे मौजूद मेहमानों का कहना ये है, जो मैं समझा हूँ लुबलवाब ये है कि जी आवाम दोस्त बजट ये हरगिज़ नहीं है, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अल्फाज का गौरव धंधा है, मज़ीद महंगाई आएगी। पहली बात तो ये। सर, इस पर आज ज़ाहिर अपोजिशन ने तो एहतजाज किया है और दो तबकात इस पर फिर दोबारा नज़र आ रहे हैं, हमें फ़ायदे में दो तबकात पिसते नज़र आ रहे हैं। अब आखिर में जाते जाते ये बताइए कि अब होगा क्या? बजट आ गया, हमें लगता है कि इक्का दुक्का को 19-20 हो जाए तो हो जाए, वरना इस तरह मंजूरी देनी पड़ेगी आपको। क्योंकि अनीस मंसूरी साहब जो कह रहे थे कि जी चूँकि फुल स्टॉप कॉमा भी नहीं आप कुछ कर सकते, IMF का है, तो फिर तो आपको जो सा भी है, कड़वा निवाला भी है, निकलना तो पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? मेरा नहीं ख्याल, देखिए इसमें चेंजेस तो लानी पड़ेगी। ये बजट मानो जिस तरह है इस तरह का तो मंजूर होता मुझे नज़र नहीं आ रहा। और किसके दबाव पर हुकूमत लाएगी? ये मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, सही भी होती है, किसके दबाव पर टाइम पे आएगा। देखिए वो तो एक दो तजावीज़ आएंगी, नाहिद भाई कहेंगे देखें पीपल्स पार्टी वालों ने तजवीज़ दी थी, मुझसे बात करनी शुरू कर दी है, मैंने कहा था वक्त आएगा पता लगेगा। मैं ये आपको बता रहा हूं, तब भी मानेंगे, अभी भी मान रहे हैं, ठीक है। देखिए कोई तजवीज़ नहीं मानी जाएगी। अच्छा, अब ये बात लिख लें आप, मैं चाहूँगा ये लिख लें कि कोई तजवीज़ नहीं मानी जाएगी, लिखे प्लीज़। जी सर, सही है। जिस तरीके की ये तजावीज़ कह रहे हैं ना कि भाई ये सब गरीबों के लिए कोई फैसिलिटीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मामला यह है कि हर हुकूमत ये समझती है कि उसका ख़जाना पूरा होना चाहिए, अवाम किसी भी हाल में रहे, उसको अपना टारगेट अचीव करना होता है, और वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमेशा ज़ालिमाना रवैया अपनाती है, और वो ज़ालिमाना रवैया इस बार भी अपनाया जाएगा। आपने पिछले साल भी बहुत शोर मचाया, आपने कहा कि यार ये सब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नतीजा क्या निकला? 0/0। आप आगे चलकर भी ये देखिएगा कि जितनी बातें आपने कही है उसमें सिर्फ एक दो फुल स्टॉप कॉमा के लिए जो है वो किसी को कहे हाँ यार तुमने तजवीज़, चलो मान लेते हैं, और वो तजवीज़ ना मानने वाली ही होगी। सही। और आमतौर पर हुकूमत इसी तरीके से डील करती है कि 5% कहती है, फिर आप जाते हैं कहते हैं यार देखो मेरी इज्जत रख लो, 1% कम कर दो, चलो ऐसा करो 1% तो कम नहीं 0.1% कम कर देते, आप कहते हो देखो मेरी ऐसा 0.1% कम कर दिया, यही होगा और क्या होगा। आज तक ऐसा ही हुआ है और हमेशा से ऐसा ही हुआ है और ये बार भी ऐसे ही रहेगा। पिसते रहें। ये बगैर बजट के दरमियान में 4 बजट आ चुके, किसी ने कुछ कहा, पेट्रोलियम लेवी से लेकर हर चीज़ बढ़ गई। यहाँ कौन शोर मचाता है? यहाँ सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए चंद एक आधे घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, किसी टॉक शो में बात कर लेंगे, बस ख़त्म। बाकी हमारी हुकूमत, हमारा मामला। अच्छा जी, ये बजट का प्रोग्राम जाते जाते थोड़ा सा मुँह कदा का तब्दील करने के लिए बहुत सीरियस प्रोग्राम है, क्योंकि बजट जाहिर बात आती है तो बड़ा सीरियस हो जाते हैं। सर एक इंटरटेनमेंट की खबर हल्की सी, और चूँकि हमारे सईद के हवाले से ख़बर है, उनसे एक सहाफ़ी इससे उन्होंने पूछा, एक मतदान ने, तो उन्होंने कहा कि जनाब बुढ़ापे में डांस करते फिर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा जी बुढ़ापे में जो डांस का मज़ा है ना वो जवानी में नहीं है। तो आपसे मैं चाहूँगा ज़रा सा रोशनी डालिए, वाकई सर? नहीं, मज़ा तो डांस का जवानी में, बुढ़ापे में तो बस वो पैसों के लिए करना पड़ रहा है, उनको फिल्म की सीन की डिमांड होगी तो इसलिए किया होगा उन्होंने। तो हर चीज़ अपनी उम्र के साथ अच्छी लगती है। अनीस मंसूरी साहब, मज़ा जवानी में नहीं है बुढ़ापे में? यार मैं तो भी नौजवान हूँ तो मुझे भी बुढ़ापे का पता नहीं है। उनको अभी तक मजा आ रहा है। तो अभी हम बाद में जाकर पूछेंगे, आप मुझसे कोई 40-50 साल बाद पूछिएगा। अच्छा, मतलब आप तो सर फिर अभी एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आप तो मज़े से दूर हो गए। मैं कोशिश करता हूँ कि डांस ना करना पड़े, कोई सीन की मजबूरी होती तो अलग बात। मजबूरी में कौन सी सीन की मजबूरी होती है आपको? मैंने मजाक किया। नहीं, आपको वैसे कौन सी सीन की मजबूरी होती है? मेरे बेटी की शादी थी, डांस कर लिया, सबने कहा करना पड़ा।
वैसे मैं डांस करना नतीजा चाहता क्या हूँ। बना आपको? पहले जब जवान था तो हर मेहंदी में हर उसमें करते थे, किसी की भी शादी हो, मतलब बेगाने की शादी में दुल्हा दीवाना होता था। कतल की, दोस्तों की, उसकी। मुझे तो कोई इनकी तरह, मैं छुपता नहीं हूँ किसी चीज के पीछे। गली मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, शहर में, जिस एज में 8-10 डांस जिस एज किए हैं में आप सुन लें, जिस एज में ये चीजें होती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में सब डांस किए हैं, क्या ब्रेक डांस, क्या वो सब किए हैं। लेकिन अब करते हुए जो बुरा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा, करूंगा ही नहीं मैं। एक डांस आता है आपको? आता था, एनर्जी नहीं रही, एनर्जी नहीं रही। नहीं, इनसे पूछे ना वो अनिल सुंदर साहब, एनर्जी नहीं है या इनकी बात तो शौक है। नहीं रहा? ये तो कहते हैं शौक भी है, एनर्जी भी है, करते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। यार देखिए, आप इतना पर्सनल ना हो नवीद भाई से, सही है। मैं जो कोई मसला नहीं, मुझे कोई आड़ नहीं है बोलने में यार, मैं तो डबल स्टैंडर्ड आपको नहीं हूँ अगर यार। डांस करना पड़ जाए बहाले तो मजबूरी से ही कर लेते हैं आप। भाई मैं एक्सरसाइज करता हूँ। डांस की बात हो रही है। डांस वाली होती है ना वो भी वो। डांस ही होता है। अच्छा, एरोबिक सही है, सब होता है। और वो एरोबिक। मैं अल्लाह का शुक्र है। नागन डांस वगैरह की तरफ कभी गए? नहीं, वो नवीद भाई के जमाने में होता था, याद है आपको? नहीं अभी आमिर लियाकत मरूम चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं दोनों मुसलमानों को नाज़रीन समाज के प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत ख्याल रखिएगा। मौलाना की मान।